Good morning. So last class में we discussed about the gaseous exchange. हमने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया था और लास्ट में मैं आपको याद है वो पूरा चार्ट समझा करके गई थी. एक बार फिर उसको देखते हैं. शायद कुछ लोगों को उसमें भी डाउट रह गया था. हम उसको एक टेबल फॉर्म में साथ साथ फिर बनाते जाते हैं. हमने उसमें देखा कुछ अलग अलग कंडीशंस, जैसे कि सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर देखा, alveolar air, arterial या oxygenated blood, venous या deoxygenated blood, इनको जरा थोड़ा सा छोटा करते हैं. वेनस या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू सेल्स और एक्सपायर्ड एयर या एक्सेल्ड एयर. इसके अंदर हमने देखेंगे सब यहाँ कि 3 गैसेस थी मेनली. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2. ये सब रिकॉर्डिंग्स आती हैं इन millimeters of mercury in mm of Hg. इसके अंदर ये सब रिकॉर्डिंग्स देखी जाती हैं. ठीक है, तो देखो मैं आपको इसका टेबल ऑलरेडी समझा चुकी हूं. अब मैं उसी बात को बस इन सब वैल्यूज को एक बार यहां फिर से लिख रही हूं. देखना ध्यान से. हमने वो डायग्राम शुरू करा तो हमने कहा एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और इनके मुकाबले ट्रेसेस में बस CO2 है. एटमॉस्फेयर में, हवा में, हम सबके लिए सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन एक्सर्ट कर रहा है. सेम ही एयर है सबके लिए. उससे कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है और सबसे कम है CO2 का. तो एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 था 159 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी और PCO2 था 0.3 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हम याद कर ही नहीं रहे, हालांकि ये कुछ 576 के करीब होता है, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे वो धक्का उतना ही ज्यादा मारेंगे. तो धक्का हम जानते हैं कि ये ज्यादा ही मारने वाला है, लेकिन ये N2 हम इनहेल नहीं कर पाते. जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग था उसमें ये N2 अंदर नहीं जाता. अंदर सिर्फ क्या क्या जाएगा, O2 और CO2. तो हम उसी का बस याद करने लगे. ये O2 और CO2 हवा से निकल के नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से होते हुए जब पहुंचा हमारे लंग्स के एल्वेलाई तक, तब इस हवा का नाम हो गया एल्वेओलर एयर. और यहां पहुंचने के बाद इसका पार्शियल प्रेशर है 104 और इसका है 40 mm ऑफ Hg. कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है दिमाग में. 159 से 144 इसीलिए हुआ क्योंकि बाहर हवा में
तीन का कॉम्बिनेशन था। तब CO2 अपने आप को बहुत ही कमजोर मान रहा था। वो कहता कि मैं इतना कम हूं कि इन दोनों के आगे क्या फाइट करूं, सरेंडर ही कर देता हूं। एल्वेलाई में पहुंचने तक गैसेस रह गई सिर्फ 2। तो CO2 को लगा भाई अब ताकत बढ़ाई जा सकती है, अब मैं उतना कमजोर नहीं हूं, क्योंकि जो सबसे ताकतवर चीज थी वो तो पीछे छूट गई। प्लस इतने लंबे से कंडक्शन पैसेज में जाते जाते सेल्स ने कुछ ऑक्सीजन कंज्यूम भी कर लिया, इसलिए थोड़ा CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया और थोड़ा सा O2 का पार्शियल प्रेशर कम हो गया। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन रिच गैस है ये। एल्वेलाई ने ब्लड कैपिलरीज के साथ एक्सचेंज किया। लंग के जितने भी एल्वेलाई थे, याद है 300 मिलियन एल्वेलाई, उनके सारे तरफ गुच्छे पड़े हुए हैं कैपिलरीज के, एक्सचेंज होता रहेगा। वो एक्सचेंज हुआ था अक्रॉस द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिसे रेस्पिरेटरी बेड कहा था। याद है वो 3 चीजों का बना था, 0.2 मिलीमीटर थिकनेस का था। सो एक्सचेंज हुआ बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड द लंग एल्वेलाई। एक्सचेंज के थ्रू लंग से हार्ट तक खून गया, टेकन अवे बाय पल्मोनरी वेन, और फिर हार्ट ने उसे आर्टरीज में बांट दिया। एक आर्टरी हाथ में जा रही है, पैर में जा रही है, लिवर में जा रही है, स्टमक में जा रही है, किडनी में जा रही है, ब्रेन में जा रही है, गर्दन में आ रही है, हर जगह फैल गए। यहां से यहां तक पहुंचने में थोड़ा सा और रिडक्शन हो गया, ये 95 से 96 हो गया और ये ऑलमोस्ट 40 ही रहा। मार्जिनल सा चेंज होगा, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो देखो, ये वाला एयर जो आर्टरीज लेके जाती हैं टिश्यूज तक, उसे कहते हैं आर्टीरियल या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो एक्सचेंज हुआ बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड लंग एल्वेलाई, उसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये ब्लड यहां आर्टरी में आ चुका है, आर्टरी टिश्यू सेल्स तक पहुंच गई है। कोई भी टिश्यू उठा लो, एनी रैंडम थिंग, तो टिश्यू सेल्स में ऑक्सीजन है कम और CO2 है ज्यादा। ठीक है, थोड़े बहुत ये फिगर्स आपको NCERT में आगे पीछे मिल सकते हैं, 32, 44 ऐसा कुछ हो सकता है। अब गैसेस का एक्सचेंज होता है हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। आर्टरी के ब्लड में इतना है, हाई से लो, यहां ये ज्यादा है, हाई से लो। ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज हुआ उसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज होने के बाद जो अवे फ्रॉम टिश्यू जा रहा है, अवे फ्रॉम टिश्यू जा रहा है, वो वेन्स होती हैं। और क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन दे दी गई है मैक्सिमम जितनी दी जा सकती थी, तो अब वो ब्लड में ऑक्सीजन थोड़ी कम है और CO2 थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं फर्क, थोड़ी। सो द ब्लड which goes away from tissues and towards the heart is called venous या deoxygenated blood। इसके अंदर PO2 थोड़ा कम है और CO2 थोड़ा सा ज्यादा है। बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, लेकिन इससे कंपैरिजन करोगे तो डिफरेंस है। यहाँ काफी ज्यादा ऑक्सीजन था क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और इसमें थोड़ा सा कम रह गया है। ठीक, फाइनली हार्ट ने अपना सारा बॉडी का ब्लड इकट्ठा कर लिया। आगे नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी। हार्ट के नीचे से खून आया, हार्ट के ऊपर से खून आया, हार्ट की अपनी दीवार का खून आया, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ हार्ट में इकट्ठा हुआ और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करके भेजा गया लंग्स में। अब जो लंग्स तक लेके जाएंगे वो है पल्मोनरी आर्टरी। लंग के एल्वेलाई ने सारे बॉडी के गैस को इकट्ठा कर लिया
और फिर इसे एक्सेल आउट कर दिया। एक्सेल्ड एयर में यानी कि एक्सपायर्ड एयर में PO2 होता है 116 mm of Hg और CO2 होता है 32 mm of Hg। अब ये 116 और 32 क्यों हुआ ये अभी आपको समझ आ रहा है नेक्स्ट सेशन में। ये वाला टेबल और जो मैं लास्ट क्लास में डायग्राम समझा के गई थी, दोनों को बनाना है, अच्छे से रिलेट करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं इनके। तो अब हम समझ चुके हैं, मैं फिर बोल रही हूं, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड लंग alveoli is called external respiration, and the exchange between blood capillaries and tissue cells is called internal respiration। ठीक है, तो ये हमने गैसियस एक्सचेंज का बेसिक कंसेप्ट समझ लिया, लेकिन अब एक मेजर चीज समझनी है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट ब्लड में कैसे होता है। चाहे वो आर्टीरियल ब्लड है, चाहे वो वेनस ब्लड है, गैस को किसी फॉर्म में भेजोगे ना, ऐसे थोड़ा ना कह दिया खून ले गया हवा को, भाई कैसे ले गया ये भी तो समझ आए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ये मैं रब कर रही हूं, अच्छे से रिलेट करना ये टेबल और वो डायग्राम पुराने वाला। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ gases in blood। ट्रांसपोर्ट ऑफ gases in blood। हाँ जी, तो टॉपिक समझा रहा है अपनी कहानी। ब्लड के अंदर गैसेस अब कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी वो समझेंगे। हमें दो ही गैसेस समझनी है, O2 और CO2। N2 का क्या फंडा है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो एंड में डिसऑर्डर्स में देखेंगे। तो लिखो नंबर 1, जैसे मैं हेडिंग डालती हूँ वैसे ही डालना, थोड़ी यूनिफॉर्मिटी रहेगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इन ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इन ब्लड। चलो अब एकदम सामने देखेंगे, जब मैं कहूंगी तभी लिखना है। हम यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं और हमारे लिए जो कंसर्न्ड ब्लड है वो आर्टीरियल ब्लड है। वेनस ब्लड को CO2 ले जाना है, लेके ही जाएगा। हमें कंसर्न दिखाना है कि हमारे आर्टीरियल ब्लड में O2 CO2 चेंज ना हो, वो खून एक एक टिश्यू तक, एक एक सेल तक पहुंचना है, वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो देखो, हर 100 ml आर्टीरियल ब्लड, मैं अभी तो आर्टीरियल ब्लड मेंशन कर रही हूं, इसके बाद अगर मैं कहती हूं हर 100 ml खून, तो आपको समझ जाना है कि वो खून आर्टीरियल खून ही होगा। आर्टरीज वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ही बात कर रही है मैम। अगर पेपर में वेनस ब्लड के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आपको अलग से मेंशन करके देगा। तो मैंने क्या कहा, मेरे बॉडी में टोटल 5 लीटर खून है, सब में इतना ही होता है, 5 लीटर्स या 5000 ml। अब मैं 5000 ml का कैलकुलेशन नहीं कर सकती, तो मैं कैलकुलेशन पर 100 ml करूंगी। तो मैं क्या कह रही हूं, ईच 100 ml ऑफ ब्लड, हर 100 ml खून में ट्रांसपोर्ट होता है करीब 19.8 ml ऑफ ऑक्सीजन। अप्रॉक्स देखें तो 20 ml।
अपने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। तो देखो मैंने कहा each 100 ml of arterial blood transports 19.8 ml या approx 20 ml of O2। मैं फिर रिपीट कर रही हूं, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगी, ये टॉपिक आपके दिमाग में अभी फिट होना चाहिए। हर 100 ml खून इतना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात, आपने सुना होगा कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है। मेल्स में देखें तो ये वैल्यू अप टू 16-17 ग्राम पर 100 ml हो सकती है। फीमेल्स में देखें तो ये करीब 13-14 तक हो सकती है। तो ऑन एवरेज हमारे हर 100 ml खून में each 100 ml of our blood on average approx consists of 15 ग्राम of hemoglobin। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है दो तरीकों से। कैसे कैसे? जैसे ही लंग एल्वेलाई ने खून में ऑक्सीजन छोड़ा, 2% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया। 2% ऑक्सीजन ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया। बाकी का 98% ऑक्सीजन ब्लड में जो आरबीसी होते हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, याद आ रहा है, उसने कैप्चर कर लिया। तो ब्लड के कंपोनेंट सुनो, ब्लड में प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है। इनमें से फिलहाल डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का कोई काम नहीं है, तो बचे दो चीजें, प्लाज्मा और आरबीसी। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो करीब 98% ऑक्सीजन पकड़ लेता है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद है मैंने पढ़ाया था एकदम स्टार्टिंग में HbO2, ये मैं आपको ऑलरेडी सब पढ़ा चुकी हूँ। और बचा हुआ 2% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुल जाता है। लिखना नहीं है, समझना है। ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ये ट्रांसपोर्ट दो मेथड्स से हो रहा है। नंबर 1, एज डिसॉल्व फॉर्म, %2। नंबर 2, इन कॉम्बिनेशन विद HB 98%, जिसे कहते हैं HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कुछ किताबों में आपको ये फिगर्स 3% और 97% मिलेगी। कंफ्यूज मत होना, मैं आपको ये वैल्यूज वो लिखा रही हूँ जो स्टैंडर्ड मेडिकल बुक्स में चलता है। तो 2% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुला हुआ है और 98% इज इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। ठीक, अब हीमोग्लोबिन हर 100 ml में कितना है? 15 ग्राम। तो हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे कि हर एक ग्राम में कितना होगा, वो अभी देखते हैं। फिलहाल याद रखना है कि टोटल ऑक्सीजन इतना है और ट्रांसपोर्ट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, और बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद HB इज कॉल्ड ऑक्सीजिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीजिनेशन। और ये बाइंडिंग एक सिग्मोइडल कर्व फॉलो करता है। ये सब अभी मुझे पढ़ाना है आपको। सिग्मोइडल कर्व ऐसे होता है, हल्का सा एस शेप का कर्व। तो ये कर्व कैसे बनेगा, कैसे फॉलो होगा, ये अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक, अब पहले इतना लिखो,
हेडिंग डाला आपने, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इन ब्लड, राइट डाउन जो मैंने लिखा है सामने, each 100 ml of arterial blood transports 19.8 ml या अप्रॉक्स 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से सोच सोच कर लिखो, सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना है कि बस मैम ने बोला लिख लिया, समझ करके लिखो। each 100 ml of arterial blood transports 19.8 ml या approx 20 ml of oxygen। Next line. This O2, this oxygen is transported by two methods. This oxygen is transported by two methods. लिखो, number 1, as dissolved form in plasma. As dissolved form in plasma. इसके आगे लिख देना total 2%, 2% of total. As dissolved form in plasma, 2% of total. Number 2, in combination with HB, that is HbO2 या oxyhemoglobin, in combination with HB, that is HbO2 या oxyhemoglobin, इसो 98% of total, 98% of total। इसी के नीचे लिखना बाइंडिंग ऑफ HB with O2, binding of HB with O2 is called oxygenation। Binding of O2 with HB is called oxygenation, and it follows, binding of HB with O2 is called oxygenation, and it follows a sigmoidal curve। ये अभी समझाऊंगी क्या होता है, अभी सिर्फ लाइन लिखना है। Binding of HB with O2 is called oxygenation, and it follows a sigmoidal curve। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट समझो पहले आपके सामने। देखो अब कैलकुलेशन समझो फिर लिखना। अब मैंने कहा each 100 ml blood carries approx 20 ml ऑक्सीजन। ठीक,
each 100 ml blood has 15 gram of HB. Each 100 ml blood has 15 gram of HB. तो अब मैं वैसे तो ये कहूं कि भाई इस 20 ml में से 2% प्लाज्मा में घुलेगा और 98% हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा, लेकिन खुद सोचो जरा, 2% ऑफ 20 ml 0.0 कुछ आएगा, बहुत ही कम है। तो मैं ऐसा अप्रोक्स मान के चल रही हूं कि ये 20 का 20 ml ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ही उठा रहा है, हालांकि 20 ml में से 2% ऑफ 20 ml लेकर के जाएगा प्लाज्मा और 98% ऑफ 20 ml लेकर के जाएगा हीमोग्लोबिन। लेकिन मुझे अप्रोक्सीमेटली अपना मैथमेटिक्स सिंपल करना है, तो मैं ऐसा लिख दूं, $15 ग्राम HB carries approx 20 ml of ऑक्सीजन। लिखने को मैं लिख सकती थी कि ये 19 पॉइंट या 18.89 या कुछ ऐसे कैरी कर रहा है, मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए इसे 20 ml कर दिया। तो अब अगर क्वेश्चन पूछे, सो ईच 1 ग्राम of HB carries 15 gram HB carries 20 ml of oxygen, so each 1 gram of HB carries 20 by 15 ml of O2. So each 1 gram of HB carries 20 by 15 ml of O2. ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। लिखते जाना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ईच 100 ml ब्लड हैज 20 ml ऑक्सीजन। हर 100 ml खून 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। साथ साथ हर 100 ml खून में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 20 ml का 98% हीमोग्लोबिन के साथ ही जाने वाला था, तो हमने मैथमेटिक्स सिंपल करने के लिए ऐसा मान लिया कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन ही 20 ml ऑक्सीजन ले जाएगा। तो अगर 15 ग्राम HB 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो ईच 1 ग्राम ऑफ HB विल कैरी 20 by 15, सिंपल यूनिटरी मेथड, ये आ गया 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमने पूरा कैलकुलेशन समझ लिया कि हर ग्राम HB कितना O2 कैरी कर पाएगा। ठीक, अब मैं इसको भी रब कर रही हूं। हाँ जी, अब फिर से एक बार सब लोग यहाँ देखेंगे। देखो, अब मैंने कुछ ऐसा सेटअप बनाया, टिश्यू के पास आर्टीरियल ब्लड आ रहा है। आर्टीरियल ब्लड में PO2 कितना है? 95 से 96 mm ऑफ Hg। PCO2 कितना है? 40 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर की बात हो गई। अब हम प्रेशर को भूल गए, अब हम वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हैं। ये मत समझना कि जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं चीजें एक एक करके हो रही हैं, सब चीजें साथ में हैं। यही प्रेशर समझा, यही वॉल्यूम समझ रहे हैं।
तो मानते हैं कि यहाँ पर 100 ml ब्लड आया और इसमें 20 ml ऑक्सीजन आया। ठीक, इस टिश्यू को 100 ml आर्टीरियल ब्लड मिल रहा है, पार्शियल प्रेशर्स हम जानते हैं इसके, और इसमें 20 ml ऑक्सीजन है। इस 20 ml में से टिश्यू को कितना मिला? 5 ml ऑक्सीजन, और $15 ml O2 वेनस ब्लड में रिटर्न हो रहा है, वापस जा रहा है। दैट मीन्स मैं इस कंडीशन की एफिशिएंसी निकालूं, टिश्यू को मिला कितना? 5, आया कितना था? 20, इंटू 100 कर दो, तो जरा इसका एफिशिएंसी देख लो कितना है, 25%। तो कहने को 20 ml ऑक्सीजन आया, लेकिन 15 ml तो वेनस ब्लड में रिटर्न ही हो गया। अब यही वाला वेनस ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट उसे लंग्स में भेज देगा और लंग्स इसे एक्सेल आउट कर देंगे। अब लंग्स थोड़ा ना देखेंगे कि ये तो ऑक्सीजन वापस ही ज्यादा आ गया है, तभी तो एक्सपायर्ड एयर में PO2 116 था और PCO2 32 था। जब एक एक टिश्यू से निकला था, याद करो, सुनना ध्यान से, बनाने के चक्कर में मत रहना। वेनस ब्लड में PO2 था 40, PCO2 था 45, 46, याद आ रहा है? अब ये टिश्यू नंबर 1, टिश्यू नंबर 2, टिश्यू नंबर 3, टिश्यू नंबर 4, ऐसे करके जब सारे बॉडी के टिश्यूज अपना अपना खून हार्ट को देते हैं, और हार्ट जब फाइनली सारा खून इकट्ठा करता है, तो वो कहता है भाई तुम सब तो काफी ऑक्सीजन वापस ही ले आए हो। अब इस ऑक्सीजन को हम थोड़ा रिजर्व फॉर्म में वेन्स में घुमाते रहेंगे, लेकिन जब हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से एक्सेल आउट हुआ, तब कितना भी रिजर्व रख लो, लेकिन तब भी PO2 था 116 और CO2 था 32। तो मेरा स्टेटमेंट सुनना, अंडर नॉर्मल कंडीशन each 100 ml blood brings 20 ml oxygen, but only 5 ml is delivered to tissues. Means the efficiency of process is only 25%. The remaining 15 ml O2 shows venous blood return, लौट रहा है, हार्ट ने भेजा था, हार्ट को लौटा रहा है। This oxygen is returned to create a reserve volume of oxygen in blood. खून में ऑक्सीजन का एक रिजर्व क्रिएट हो गया, जिस रिजर्व को तब यूज किया जाएगा जब अचानक से कोई स्ट्रेस कंडीशन आएगी। जैसे कि मैं अभी कह दूं कि आज तक जितना हो गया है, कल हम डिस्कस करेंगे, इसका टेस्ट लेंगे आपसे, क्लास में ओरल टेस्ट होगा, तो सबकी हालत खराब हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा कि अचानक से कैसे कह दिया मैम ने टेस्ट होगा। स्ट्रेस लेते ही आपके दिमाग में स्ट्रेस जाएगा, कुछ लोगों के, सब लोग तो टेंशन लेते ही नहीं है। तो जिन लोगों के दिमाग में स्ट्रेस जाएगा, उनके दिमाग का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। उनके सेल्स कहेंगे भाई प्रेशर आ गया एकदम से काम का, थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन ब्रेन को तभी तो दे पाए क्योंकि रिजर्व था। अगर रिजर्व होता ही नहीं, हर बारी टिश्यू को 20 में से 15 ml दे देते हैं, तो रिजर्व होता ही नहीं,
ब्रेन कहता मैं स्ट्रेस में हूं, है तो है भाई, हमारे पास कुछ बैकअप है ही नहीं, तो बैकअप रखा तभी आज काम आ रहा है, बैकअप ना होता तो फिर बड़ी दिक्कत होती। प्लस अगर मैं मेंटल स्ट्रेस के अलावा फिजिकल स्ट्रेस की बात करूं, नॉर्मली मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही तो मेरे मसल्स को जितना डिमांड था मिल रहा है। आज मैंने अचानक से अपने शोल्डर मसल्स की एक्सरसाइज शुरू कर दी, शोल्डर मसल्स के सेल ने ऑक्सीजन ज्यादा डिमांड किया। अब वो डिमांड फुलफिल हो पाया क्योंकि बैकअप था। अगर बैकअप ना होता तो हम स्ट्रेस कंडीशंस को हैंडल नहीं कर पाते, और स्ट्रेस फिजिकल भी होता है, स्ट्रेस मेंटल भी होता है। ठीक, ये कंडीशन आई नॉर्मल लाइफ की। अब ये देखो, पहले देखेंगे फिर मैं लिखाऊंगी खुद। ये नॉर्मल कंडीशन थी, अब स्ट्रेनस कंडीशन है, स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस में 20 ml O2 में से टिश्यू को 15 ml O2 मिला, और अब वेनस रिटर्न कितना हुआ, सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन का, जबकि पहले ये रिटर्न कितना था, 15 ml O2 का। इस बार अगर मैं कहूं एफिशिएंसी कैलकुलेट करो, मिला कितना 15, आया कितना था 20 इंटू 100, इस बार एफिशिएंसी आई 75%। तो जिस भी टिश्यू को स्ट्रेस फील हुआ, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, एनीथिंग, उसको स्ट्रेनस कंडीशन में जो बैकअप था, जो रखा हुआ था यूज किए बिना, वो डिलीवर होना शुरू हो गया। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी रीच हो सकती है, 75%, इससे ज्यादा नहीं। अब आप खुद सोच लेना, ये मत कह देना कि मैम 20 का 20 क्यों नहीं मिला। अगर मैं 20 का 20 ml ऑक्सीजन दे देती तो रिटर्न क्या करती, वेनस ब्लड में क्या अकेला CO2 भेजती? CO2 अकेला होता, तुरंत वेन्स के दीवार पे धक्का मारता, सब रप्चर हो जाता, खत्म। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अकेला CO2 जाएगा। 5 ml ऑक्सीजन मिनिमम मुझे भेजनी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन टू मेंटेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। वो अलग बात है कि अगर बॉडी से गलती हो गई और उसने नहीं लौटाया, प्रेशर एक्सर्ट होने से तुरंत डेथ हो जाए। ठीक है, तो अब लिखेंगे, लिखो जरा एक स्टेटमेंट। अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन, comma, out of 20 ml O2, out of 20 ml O2 per 100 ml arterial blood, out of 20 ml O2 per 100 ml arterial blood, comma, only 5 ml is delivered to tissues. Only 5 ml is delivered to tissues. But the remaining 15 ml O2, but the remaining 15 ml O2 leaves out, but the remaining 15 ml O2 leaves out as venous blood return, leaves out as venous blood return। ब्रैकेट में लिखना
So efficiency of this process is 25%. So efficiency of this process is 25%. इस स्टेटमेंट के साथ ये वाला डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बना देंगे उसके साथ। डायग्राम बनाने के बाद स्टार लगा के लिखेंगे this O2 in venous blood is kept as reserve volume of oxygen this O2 in venous blood is kept as reserve volume of oxygen backup. This O2 in venous blood is kept as reserve volume of oxygen or backup, comma, which can be utilized under stress condition. Repeat कर रही हूँ statement. This O2 in venous blood is kept as reserve volume of oxygen या backup, comma, which can be utilized under stress condition. ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नीट के पेपर में। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, अंडर स्ट्रेनस कंडीशन, स्ट्रेनस मतलब स्ट्रेस, किसी भी तरह का नॉर्मल से हटके सिचुएशन, अंडर स्ट्रेनस कंडीशन, comma, out of 20 ml O2 per 100 ml arterial blood, out of 20 ml O2 per 100 ml arterial blood, comma, up to 15 ml, ये नहीं कह रही 15 ml ही जितना रिक्वायरमेंट है, कॉमा लगा के up to 15 ml can be delivered to tissue, up to 15 ml can be delivered to tissue, and now there will be approx 5 ml venous blood return, and now there will be approx 5 ml venous blood return. ब्रैकेट में लिखना now efficiency of this process is 75%. Now efficiency of this process is 75%. Now efficiency of this process is 75%, up to 75%. ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि 5 के बाद सीधा 15 मिलेगा, 5 के बाद 7, 8, 10, मैक्सिमम जितना मिल सकता है वो कहाँ तक है, 15, 16 नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इन ब्लड, जो 2 तरीकों से हुआ, डिसॉल्व्ड फॉर्म एंड इन कॉम्बिनेशन विद H। अब सेकेंड देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन ब्लड, जैसे मैं हेडिंग डलवा रही थी वैसे ही डालना। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन ब्लड। तो देखो, जैसे हर 100 ml खून 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ही each 100 ml of blood also transports 3.8 या अप्रोक्स 4 ml of CO2। तो जिस खून में O2 है उसी खून में CO2 है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है, क्योंकि ये आर्टीरियल ब्लड की बात हो रही है। ठीक, तो लिखो each 100 ml of blood, each 100 ml of blood transports 3.8 ml of CO2, approx 4 ml. Each 100 ml of blood transports 3.8 ml of CO2 या approx 4 ml. अब O2 का ट्रांसपोर्ट 2 मेथड से हुआ था, CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 मेथड से होगा। तो लिखो जरा ये स्टेटमेंट लिख लिया। अब लिखो दिस CO2 can get transported by 3 different methods. This CO2 can get transported by 3 different methods. By 3 different methods. Number 1, as dissolved in plasma. लिखो 7% of total. As dissolved in plasma, 7% of total. 7% of 4 ml निकालोगे, 7% of 4 ml, तो ये आएगा 0.28 ml। तो वॉल्यूम्स भी आप खुद निकाल सकते हो। As dissolved in plasma, 7% of total, यानी के 0.2 ml। ये हुआ पहला तरीका ट्रांसपोर्ट का। अभी 2 और हैं, वो नेक्स्ट क्लास में समझाती हूँ। बहुत डिटेल में समझना है उनको। जितना आज पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक।